नमस्कार। बीपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के साक्षात्कार को ध्यान में रखकर हमने एक श्रृंखला शुरू की है। आज पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे भारत में बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार पर। पार्ट 1 में हमने चर्चा किया था कि किस तरह से भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि हुई है। इसके साथ-साथ 18 वर्षों के बाद पहली बार भारत में का व्यापार संतुलन सकारात्मक रहा है। उसी से ये मिलती-जुली बात है, क्योंकि अर्थव्यवस्था के सारे पहलू एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इसीलिए हमने इस मुद्दे को आज चर्चा के लिए लिया है। वर्तमान समय में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 517 अरब डॉलर के आसपास है। ये एक ऐसी राशि है जो कि केंद्रीय बैंक के पास रहती है और ये विदेशी मुद्रा के रूप में सोने के भंडार के रूप में या फिर एसडीआर के रूप में होती है, जिसका प्रयोग देनदारी के रूप में किया जाता है। सवाल है कि कोरोना संकट के दौर में ही भारत के विदेशी मुद्रा भंडार 500 अरब डॉलर के पार चले गए। तो इसके पीछे की वजह क्या है? क्या इसमें कोरोना संकट की भी कोई भूमिका है और इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सबसे पहले जानते हैं कि वर्तमान समय में विदेशी निवेशक भारत में बृहद स्तर पर निवेश कर रहे हैं और इसका भी प्रभाव विदेशी मुद्रा भंडार पे देखा गया। खैर, इस मुद्दे पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्रमबद्धता को सोचाते हैं, इसके महत्वपूर्ण कारण कौन-कौन से हो सकते हैं। पहला कारण, चूंकि भारत लॉकडाउन की स्थिति में थी, तो स्वाभाविक है कि लॉकडाउन होने की वजह से यहाँ पर ऊर्जा की मांग में कमी आई। चूंकि भारत अपना सबसे अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करती है पेट्रोलियम पदार्थों पर। स्वाभाविक है कि पेट्रोलियम पदार्थ का आयात कम हुआ, इसके साथ साथ वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य में कमी आई। एक तो हम आयात कम कर रहे थे, दूसरे कम मूल्यों पे कर रहे थे। कल हम व्यापार संतुलन के संदर्भ में भी इस बात का चर्चा कर रहे थे, इसीलिए हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र से जुड़ा होता है। दूसरा, कल हम व्यापार संतुलन के अंतर्गत ही चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भारत में सोने के आयात में कमी आई है, क्योंकि भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर भारत की तरफ से विदेशी मुद्रा का एक बहुत बड़ा क्षेत्र व्यय होता है। तो एक तो तेल के आयात में कमी आई, सोने के आयात में कमी आई, इसके साथ साथ जो द्विपक्षीय व्यापार होते थे उस व्यापार में भी आयात में कमी देखी गई। तो इस सबका मिला जुला असर ये रहा कि भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार था, जो आयात पे व्यय होते थे, वो उस मात्रा में नहीं हो रहे थे। दूसरे कारण के तौर पे देखा जा रहा है कि भारत में चाहे वो पोर्टफोलियो निवेश हो या फिर प्रत्यक्ष विदेशी एफडीआई हो, वो एक तेजी से बढ़ी है। कल हम इस पे इनके कारणों पे भी चर्चा कर रहे थे। उस वजह से भी भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है। इसके अन्य कारणों पर देखें तो हम देखते हैं कि लॉकडाउन होने के वजह से भारत ने अपना चीन के साथ जो आयात होती थी उसमें कमी लाई। उसके बाद यूरोपीय देशों के साथ जो उनके आयात होते थे उसमें कमी आई, या फिर अन्य देशों के साथ जो उनके आयात होते थे उसमें कमी आई, और आयात व्यय में कमी की वजह से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में हम वृद्धि देख रहे हैं। अब इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक है कि जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की अधिकता होगी तो उस देश की अर्थव्यवस्था को एक मजबूत या स्वस्थ अर्थव्यवस्था मानी जाती है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था ही बाहरी निवेश को आकर्षित करता है या फिर आंतरिक निवेशकों को पूंजी लगाने के लिए प्रेरित करता है। जैसे कि देखिए, पाकिस्तान की भी अर्थव्यवस्था खराब है, उसके पास विदेशी पूंजी कहा जाता है विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम है, इसीलिए विदेशी निवेशक वहां नहीं जाना चाह रहे हैं। ठीक इसके विपरीत भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में जो वृद्धि हुई है वो निवेशकों का विश्वास जीतता है। निवेशकों को लगता है कि भारत एक ऐसा देश है जिसके पास इतनी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार है और यहाँ पर निवेश करना सुरक्षित होगा। दूसरा कि हम आयात करने की स्थिति में होते हैं। यदि जैसे कि अभी भारत और चीन के बीच युद्ध की जैसी स्थिति बनी हुई थी और हमें तत्काल बहुत सारे हथियारों की आवश्यकता थी, यदि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं होते तो हम दूसरे देशों से आयात नहीं कर पाते। फिर इसको हम पाकिस्तान के उदाहरण से ही समझे, यदि आज पाकिस्तान चाहे भी तो दूसरे देशों के से वो हथियार नहीं खरीद सकती। और इसका बहुत अच्छे उदाहरण के तौर पर समझिए, जैसे भारत रूस से S-400 ले रहा है,
पाकिस्तान चाह के भी नहीं ले सकता, क्योंकि उसके पास ये विदेशी मुद्रा भंडार है ही नहीं है, उनके पास कोई रिजर्व इतना है ही नहीं कि वो हथियारों पर इतना व्यय कर सके। आपातकालीन स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार आयात करने में सहयोग प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ये निवेशकों को आश्वासन देती है कि यदि आप यहाँ निवेश करते हैं तो एक मजबूत अर्थव्यवस्था होने की वजह से आप यहाँ पर लाभ कमा सकते हैं। और यही वजह है कि भारत में विदेशी निवेश आने से एक तरफ विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि भी हुई और दूसरी तरफ विदेशी मुद्रा भंडार की तो जो एक भंडार में वृद्धि हुई है वो निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। मतलब ये एक दूसरे के पूरक के तौर पे काम करती है, निवेशक को आकर्षित करती है और निवेशक यदि आते हैं तो फिर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होती है। एक और वजह विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि से संबंधित होती है, लेकिन उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे प्रभाव नहीं देखा जा रहा। माना जाता है कि जिस देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी, जिसके पास एक मात्रा से अधिक विदेशी मुद्रा भंडार होगा, उसके देश के रुपये के मूल्य में वृद्धि होगी। मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की तुलना में उसके देश की मुद्रा का वैल्यू अधिक होगा। संयोग से भारत के साथ ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन देखा गया है कि जिस देश के पास विदेशी मुद्रा भंडार की प्रचुरता होती है उस देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के साथ उसका वैल्यू अधिक होता है। जैसा कि चीन के पास देखिए, वर्तमान समय में विश्व में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है, इसीलिए उसकी मुद्रा का वैल्यू लगातार बढ़ता रहा। और चीन के लिए एक समस्या भी है जो कि विदेशी मुद्रा भंडार के साथ जुड़ा हुआ है। यदि आपके रुपये के वैल्यू बहुत अधिक बढ़ जाएंगे तो स्वाभाविक है कि आपके यहाँ से निर्यात में कमी आएगी। और चीन, इसीलिए कहा भी जा रहा है कि चीन ने अपने मुद्रा को जानबूझकर अवमूल्यन करके रखा है। तो इस एक अप्रत्यक्ष प्रभाव विदेशी मुद्रा भंडार का उस देश की मुद्रा पे भी पड़ता है कि उस देश की मुद्रा जो है मजबूत होती है। संयोगवश भारत में ये स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन इसको हम एक कारण के रूप में हम बता सकते हैं। आगे हम देखें कि जैसे जैसे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि होगी तो हम अन्य देशों को भी ऋण देने की स्थिति में हो सकते हैं। जैसे कि चीन को देखिए, कहा जा रहा है कि चीन ने इतना अधिक ऋण दिया है जितना कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष नहीं दिया। यदि भारत के पास भी एक विशाल विदेशी मुद्रा भंडार हो तो वो अपने सहयोगी देशों को या फिर निम्न आय वर्ग के देशों को, अफ्रीकी देशों को या अपने पड़ोसी देशों को एक बृहद पैमाने पर ऋण देने में सक्षम हो सकती है और इससे उन देशों के साथ संबंध बनाना बेहतर होता है। जिस तरह की रणनीति चीन ने अपनाई, क्योंकि उसके पास $3 ट्रिलियन से अधिक के विदेशी मुद्रा भंडार है, इसीलिए वो ऋण देने में सक्षम है। तो यदि हमारे देश की भी मुद्रा भंडार और आगे बढ़ती है तो हम भी अन्य देशों को ऋण देने की स्थिति में होंगे और बेहतर स्थिति में होंगे और इससे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मजबूती आएगी। इसको समझने का सबसे बेहतर उदाहरण है कि हम चीन के जो विदेशी अभी उनका प्रभाव है उससे समझ सकते हैं कैसे उन्होंने अफ्रीका में, एशिया में, लैटिन अमेरिका के देशों को ऋण दिया और उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत किया। और इसके साथ साथ ऋण ही नहीं दे सकते, हम अन्य देशों में निवेश भी कर सकते हैं। ऐसे देश में जो जैसे कि अफ्रीकी देश, अपने पड़ोसी देश या फिर दक्षिण एशिया के उन देशों में जो जिनके पास निवेश के लिए पूंजी की कमी है। अब भारत धीरे धीरे उस परिस्थिति में पहुंच सकती है यदि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार यदि हम चीन के आसपास पहुंचते हैं तो हम भी उस स्थिति में होंगे। हालांकि इसमें अभी 1 दशक लग सकते हैं, लेकिन फिर भी जिस तेजी से भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रही है, एक अनुमान के अनुसार कि 5-6 साल के बाद भारत भी, कहा जा रहा है, $1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी और हम भी चीन के तरह ही अन्य देशों में निवेश करने में, अन्य देशों को ऋण देने में सक्षम होंगे। कुल मिलाकर इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर यदि हम प्रभाव का आकलन करें तो जिस तरह से एक तरफ कोरोना संकट की वजह से सरकार के आय में कमी आई है और भारत को सीमा पे तनाव के बावजूद हमें हथियार आयात करने थे, उन परिस्थितियों से निपटने में विदेशी मुद्रा भंडार हमें सहयोग करती है। इसके साथ साथ भारत में यदि बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर्स में निवेश करना हो, क्योंकि ये केंद्रीय रिजर्व बैंक के पास ये राशि होती है, तो संभावना है कि भारत सरकार इसका एक हिस्से, इस राशि के एक हिस्से का प्रयोग
आंतरिक निवेश के लिए भी करे, और जैसा कि अन्य देशों ने भी किया है कि अपने विदेशी मुद्रा भंडार का एक हिस्से का प्रयोग वो ऋण देने में करती है, निवेश में करती है, आंतरिक निवेश में करती है। तो भारत में भी यदि इस तरह की स्थिति बनती है तो हमारे यहाँ आंतरिक निवेश जो होता है, सार्वजनिक निवेश जिसे हम कह सकते हैं, उसमें भी वृद्धि हो सकती है। स्वाभाविक है, भारत में भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है, और बहुत से छोटे और कारण हैं जिसका कि फिर कभी चर्चा करेंगे। तो आज हम साक्षात्कार के संदर्भ में जिन दो मुद्दे, एक मुद्दे पर चर्चा किए थे, आज हम दूसरा मुद्दा लेना चाह रहे थे, लेकिन अब हम इस मुद्दे पे कल चर्चा करेंगे। जो अंतर्राष्ट्रीय भारत के जो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन है, क्योंकि साक्षात्कार में इससे अधिकांशतः प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसकी एक श्रृंखला को हम शुरू करेंगे। भारत के पाकिस्तान के साथ संबंध, भारत के चीन के साथ संबंध, भारत के अमेरिका के साथ संबंधों की चर्चा करेंगे, और दक्षिण चीन एशिया, दक्षिण चीन सागर की स्थिति पे चर्चा करेंगे। हम पहले ही भारत चीन सीमा विवाद पे चर्चा कर चुके हैं, इसलिए फिर से इसकी चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। एक और विषय लेंगे अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए कि कोरोना संकट का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है या क्या प्रभाव दिखाई दे रहा है, और इस तरह से अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए और कुछ मुद्दे होंगे जिस पे कि हम चर्चा करेंगे। और ये श्रृंखला हमने कल ही कहा था कि तब तक चलती रहेगी जब तक साक्षात्कार समाप्त नहीं हो जाती। धन्यवाद, गुड नाइट।